है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। दिस वाज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। और ये थर्ड लेक्चर होने वाला है और थर्ड लेक्चर पे हमारे चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ जस्ट 3 लेक्चर्स के अंदर। तो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था इसके अंदर अल्कोहल्स पर, सेकंड लेक्चर था हमारा फिनॉल्स पर जो कल हुआ था, ठीक है। और आज जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो ईथर पर डिस्कस करने वाले हैं। ईथर के बारे में आज हम बात करेंगे, ईथर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत कुछ आसान बातें ईथर्स के बारे में, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, तो ईथर्स के बारे में आज बात चलेगी, ठीक है। ईथर्स, आपको पता है ईथर्स का जनरल फार्मूला होता है ROR। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर रेडिकल्स अटैच हो जाते हैं तो उसको हम लोग ईथर कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ईथर्स, ठीक है। अच्छा, एक तो ईथर होता है जिसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, दिस इज एक्चुअली हाइपोथेटिकल ईथर, ठीक है। तो वो हाइपोथेटिकल ईथर कहलाता है जिसका यूनिवर्स में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइक जो लाइट का कॉन्सेप्ट जब आ रहा था, लाइट थ्योरी जब आ रही थी, तो शुरू में जो लाइट की थ्योरी आई थी वो वेव फ्रंट थ्योरी थी कि लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। तो क्रिस्टन हाइजन की हाइजन्स वेव फ्रंट थ्योरी जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या क्रिस्टन हाइजन कहा करता था कि लाइट जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती हैं। फिर बाद में जो है वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी उसकी आई थी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन ने पेश किया था, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं। न्यूटन साहब ने कहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की सूरत में ट्रैवल करती हैं। फिर जब न्यूटन से कहा गया कि लाइट अगर मतलब लाइक स्टार्टिंग में, तो न्यूटन ने मतलब लाइक अच्छा उस पर क्रिस्टन हाइजन की थ्योरी पर क्या कॉन्सेप्ट था, तो क्रिस्टन हाइजन ने कहा था कि वेव की सूरत में ट्रैवल करती है। तो उसके बारे में ये मसला था कि वेव जो है वो उनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, चूँकि उस वक्त लोग सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानते थे। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, लाइक साउंड वेव्स। तो लोग सिर्फ मैकेनिकल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में जानते थे जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। तो वो एक जो मसला था, तो क्रिस्टन हाइजन से पूछा गया कि सूरज से रोशनी जो ज़मीन की तरफ आ रही है उसके बीच में तो कोई मीडियम है नहीं, कोई वास्ता है नहीं, तो लाइट ट्रैवल कैसे करती है। तो क्रिस्टन हाइजन ने क्या किया था, उसने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था। उसने कहा था कि पूरा जो वैक्यूम है, पूरी जो खला है, पूरा जो स्पेस है, वो एक ख़ास किस्म के फ्लूइड से भरा हुआ है, उसको ईथर का नाम दिया था उसने। वही कहलाते हैं हाइपोथेटिकल ईथर, ठीक है। और उसी मीडियम के थ्रू कहा था कि ट्रैवल होते हुए आती है। लेकिन बाद में जब रशिया ने जब अपना फर्स्ट जब पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार इंसान खला में गया, वैक्यूम में किया, तो उसने वहाँ पर जाकर ऑब्जर्व किया कि देयर वाज नो सच थिंग लाइक हाइपोथेटिकल ईथर। तो वहाँ ईथर जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में क्रिस्टन हाइजन जो है वो अपना सबूत पेश किया करते थे। दैट्स में क्या हुआ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक तो वो एक ईथर था जो हाइपोथेटिकल ईथर था जिसका वजूद कभी रहा ही नहीं, जिसके बारे में हाइजीन ने कहा था वो है वैक्यूम में, लेकिन जब गए लोग वैक्यूम में तो देखा कुछ नहीं है। हम उस ईथर के बारे में केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, वो फिजिक्स में टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ाते हुए, ठीक है, लाइट कॉन्सेप्ट जब पढ़ाते हैं। हम यहाँ जो ईथर पढ़ेंगे वो असल में एक्चुअल एक कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है, जिसको लैब में बनाया जाता है, ठीक है। तो वो भले आपके घर पे वो मौजूद नहीं होगा लेकिन उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज हम उस ईथर को पढ़ने वाले हैं, ईथर्स। ROR उसका हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है आप सब जानते हैं, OR होता है। इस OR ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। अब ये मिथॉक्सी, इथॉक्सी कोई भी हो सकता है ग्रुप इसके अंदर, ठीक है। तो OR फंक्शनल ग्रुप होता है और जब ROR पूरा मिलकर बनाता है ईथर। ईथर के बारे में एक बात मैंने लिखी, ईथर्स आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ईथर जो है वो वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव है। अब जानते हैं वाटर हमारे पास क्या होता है, वाटर हमारे पास होता है HOH, यही होता है ना वाटर भाई। अगर इस वाटर के HOH में से दोनों H को हटाकर अगर हम अल्काइल रेडिकल्स लगा दें, अल्काइल रेडिकल्स लगा दें तो क्या ये ईथर बन जाएगा। वाटर के स्ट्रक्चर में H को हटाकर R लगा दिया जाए तो ईथर बन जाएगा। तो क्यों ना हम ये कहें कि ईथर्स वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब वाटर से ही ड्राइव किया जाता है H को R से रिप्लेस करके। सही सिंपल बात समझ में आ गई। दैट्स वाई ईथर को ये कहा जाता है, कॉमन सेंस वाली बात है। ईथर कितने टाइप्स के होते हैं ये चीज़ आपको पता है, जो चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ, ठीक। ईथर कितने टाइप्स के होते हैं, इधर 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है, एक अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। सिमेट्रिकल ईथर को सिंपल ईथर भी कहते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर को मिक्स ईथर कहते हैं। अब सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स होंगे वो सेम होंगे, सेम अटैच होंगे, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। जैसे देखें CH3OCH3, ये सिमेट्रिकल ईथर है, सिंपल ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स हैं वो सेम अटैच हो रहे हैं। तो उसको कॉमन नेम में हम लोग क्या कह देंगे, मिथाइल मिथाइल ईथर या फिर
डाईमिथाइल ईथर। इसका IUPAC भी दे सकते थे, मिथॉक्सी मीथेन है ये, ठीक है, लेकिन मैं लिखना नहीं चाह रहा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर ये है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये फिनाइल ग्रुप अटैच है, बेंजीन रिंग भी लगा सकते थे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फिनाइल फिनाइल ईथर या फिर डाईफिनाइल ईथर। ये भी हमारे एक सिंपल या एक सिमेट्रिकल ईथर है। मिक्स्ड ईथर ये अनसिमेट्रिकल क्या होगा, जिसमें दोनों तरफ जो रेडिकल, एक R है और एक R डैश है, मतलब दोनों रेडिकल्स डिफरेंट है। अब देखो ये देखो CH3O2H5 अलग अलग रेडिकल्स हैं। अब ये E से इथाइल है, ये M से मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, सही है। ऐसे ही है ना भाई, अल्फाबेट में E पहले आता है बाद में आता है, ये एक मिक्स ईथर है। इसी तरह से CH3O6H5 ये M से मिथाइल है और ये P से फिनाइल है, तो M पहले आता है P बाद में, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। क्लियर है बात, समझ में आ गई। दो टाइप्स की ईथर होते हैं, सिंपल होता है और मिक्स होता है, या आप ये भी कह सकते हो सिमेट्रिकल होता है और असिमेट्रिकल होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल तो 1000 और बना सकते हैं इसके अंदर, लेकिन समझ में आना चाहिए। 1000 का मतलब डरना नहीं सर, 1000 बोल कर डराते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, कॉमन सेंस है। यही चीज़ इंसान को इंटेलिजेंट और ज़हीन बनाती है कि वो एक कॉन्सेप्ट से 1000 कॉन्सेप्ट रिड्यूस कर सके, निकाल सके। यही एक साइंस के स्टूडेंट की निशानी है। ये कोई ऐसी बात नहीं, वरना तो क्या फ़र्क है राह चलते हुए इंसान में और क्लास में बैठे हुए साइंस के स्टूडेंट में, जब वो 1000 बातें एक बात से ना निकाल सके। तो सिंपल सी बात है, बात से बात निकालना आना चाहिए साइंस के अंदर आपको, ठीक है। हर चीज़ टीचर आपको नहीं बताएंगे, जैसे जैसे आप लेवल में आगे बढ़ते रहेंगे टीचर आपको बताना कम कर देंगे, सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो टीचर 1% बताएंगे, 99% खुद ही करना होता है। पूछ लो किसी से यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जाकर कम से कम होती रहती है चीज़ें। तो ये नहीं समझना कि हर वक्त ऐसा होगा 1 क्लास की तरह की चीज़, अगर 10 एग्जाम्पल है 10 के 10 सर लिखेंगे बोर्ड पर, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चूँकि आपको पता होना शुरू हो जाएगा, कॉमन सेंस आपके पास आ जाएगा कि सर हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर पर। ईथर के स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे। अब ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बड़ा आसान से, जैसे अगर मैं डाईमिथाइल ईथर ले लेता हूँ, ऑक्सीजन है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ गया यहाँ पर। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, ऐसा ही है। वेस्पर मॉडल लगा लेते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, यहाँ पर रेडिएशन लंबी कहानी हो जाती है, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड पेयर है, क्या 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड 2 लोन के साथ शेप कैसा आता है, एंगुलर या बेंट आता है, उल्टा भी बनता है, वाटर का भी ऐसे ही आता है। मतलब ईथर का स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास किसका आता है, वाटर का आता है, क्योंकि उसमें भी 2 बॉन्ड और 2 लोन होते हैं, ऐसा ही है। पढ़ा था हमने ऐसा कुछ, बहुत लंबी कहानी नहीं करनी, बस ये हो गया ईथर का स्ट्रक्चर, ठीक। बॉन्ड एंगल में वेरिएशन आती है थोड़ी सी, तो मैं बॉन्ड एंगल भी बता नहीं रहा आपको, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वेरिएशन बताई है। मतलब 104.4 डिग्री नहीं होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1110 डिग्री होती है, बट नो नीड टू रिमेंबर, ठीक है। फुल रट्टा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता आपको अभी स्टार्ट में कुछ रट्टा मारो आप इसको, ठीक है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, रट्टा इसको बोलते हैं, मैं लिखूंगा ना 110.5 डिग्री, इसको बोलेंगे रट्टा। सर ये क्यों लिख रहे हैं, ये हमारे सर में दर्द कर रहा है, ये कैसे आया, आपको कैसे पता लगा, तो मैंने लिखा ही नहीं, इसलिए सिंपल सी बात है। रट्टा तो मैं मना करता हूँ ना मारने से किसी भी चीज़ में, हाँ चाहिए ना, तो वरना आपको मतलब मैं छुपा लेता हूँ चीज़ों को, बुक में लिखा होता है लेकिन मैं नहीं बताता उसको, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसकी। आपके इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बताते कि आप कितना रटते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो तोता भी कर सकता है, इंसान समझने वाला होना चाहिए जो समझ सके, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की बात करते हैं, ठीक है। ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद देख कर, चख कर, सूंघ कर, क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो उसके बारे में पता लग सकती हैं ईथर के बारे में। तो ईथर जो है ना, अच्छा, ईथर की स्टेट 2 तरह की होती है, या तो ये गैसेस होते हैं या तो ये लिक्विड्स होते हैं। तो डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3, मतलब ये सबसे स्टार्टिंग सिंपलेस्ट मेंबर यही होगा, सबसे लोएस्ट मेंबर पहला मेंबर यही हो सकता है ईथर का। इससे एक ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, एक तरफ C2H5 कर दें तो इथाइल मिथाइल ईथर। ये जो होता है ना, शुरू के जो 2 मेंबर होते हैं ईथर के, ये और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, गैसेस होते हैं। वाइल द हायर मेंबर्स आर वोलेटाइल लिक्विड, लेकिन जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं ये हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स हमारे पास होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल किसे कहा जाता है, जो जिसकी हाई रेट ऑफ एवोपरेशन होती है, जो बहुत तेज़ी से हवा में एवोपरेट कर जाए, मतलब तेज़ी में वो एवोपरेट हो जाए, तो दैट इज़ वोलेटाइल। अच्छा, ये क्यों होता है मैं अभी बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसके अंदर, अभी शो भी कर दूंगा कैसे नहीं है। दैट्स वाई क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स वाई स्टार्टिंग के मेंबर जो है वो तो गैसेस हैं, उसके बाद जो है वो आगे जो मेंबर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे डाईइथाइल ईथर हमारे पास होता है
C2H5 OC2H5 डाई इथाइल ईथर, तो वो हमारा क्या होता है, एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, एक ऐसा लिक्विड जो कि तेजी से एवोपरेट हो जाएगा। चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, दैट्स वो शुरू के मेंबर यहाँ पर गैसेस हैं। जबकि यही अगर हम बात करते हैं अल्कोहल्स की बात करते हैं, फिनॉल की बात करते हैं, तो उन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उनका पहला मेंबर भी अल्कोहल, मिथानॉल, इथानॉल, ये पहला मेंबर ही इसका लिक्विड हो जाता है। जिसका पहला क्यों, लेकिन इसका जो शुरू का 2 लाइक जो है वो गैस है, क्यों? चूँकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चीज़ें हर क्लास में बताता हूँ और आप बोर हो चुके होंगे सुन सुनकर कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन जब कनेक्ट होता है FON में से किसी एक एलिमेंट से, तभी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड FON। तो क्या ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये किसी हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ हुआ है? इस दोनों में से फिर किससे कनेक्ट हुआ हुआ है? ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्ट हुआ हुआ है। दैट्स वाई इट इज सर्टेन के इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दैट्स वाई ये गैसेज होते हैं शुरू के मेंबर इसके। और आगे जब बढ़ते हैं तो लंडन फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर लिक्विड जो है लिक्विफाई होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, लेकिन मतलब लिक्विड कैसे वोलेटाइल वाले जो बहुत आराम से एवोपरेट हो जाए, नॉन वोलेटाइल नहीं। सही है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा है कि बॉइलिंग पॉइंट ईथर की इज लेस देन अल्कोहल्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी इनके अल्कोहल्स के मुकाबले में, चूंकि दैट सी बात है अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है, दैट्स वाई इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। वैसे भी गैस है तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम ही होनी है। ईथर्स आर स्पैरिंगली सॉलेबल इन वाटर। स्पैरिंगली सॉलेबल जिसको हम लोग स्लाइटली सॉलेबल भी कहते हैं, एक ही बात है ना भाई। ईथर्स पानी में, वाटर में कम हल होते हैं। मतलब अच्छा, 3 चीजें होती हैं, या तो हमारे पास होगा हाईली सॉलेबल, या होगा स्पैरिंगली सॉलेबल, या क्या होगा इनसॉलेबल इन वाटर। ये तीनों मैं आपको लिखाता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी में। हाईली सॉलेबल कब होता है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, तो वो चीज़ हाईली सॉलेबल हो जाएगी। जैसे अल्कोहल, फिनॉल पढ़ा था, हाईली सॉलेबल है चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनसॉलेबल कब होगा? जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब होगा हमारे पास। जैसे अल्केन्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो अल्केन्स होते हैं हमारे पास, उनका नेचर कैसा होता है? अल्केन्स का नेचर हमारे पास होता है नॉन पोलर। अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, तो वाटर में वो, या अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन, ये सारे के सारे इनसॉलेबल होते हैं, बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते। और एक इन दोनों के बीच में होता है कि पोलैरिटी तो एग्जिस्ट करती हो, पोलर तो होगा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा हमारे पास? स्लाइटली सॉलेबल हमारे पास हो जाएगा। जैसे देखो, इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। इसी स्ट्रक्चर में आप देख लो, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पोलैरिटी इसके अंदर मौजूद है। ऑक्सीजन है ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना भाई, पोलर है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से कहते हैं कि स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा बहुत पानी में डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन हाईली नहीं होगा चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और ना ही इनसॉल्युबल होगा चूंकि नॉन पोलर नहीं है मॉलिक्यूल। यही होता है ना भी, हमेशा यही चीज़ देखकर तो हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो ईथर्स आर स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, अपने पोलैरिटी की वजह से, एंड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम। अब ये भी आप जानते हैं, जब यहाँ पर कार्बन चेन बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो कार्बन चेन नॉन पोलर चेन होती है, तो नॉन पोलर कैरेक्टर क्या होगा? डोमिनेट करेगा, सॉल्युबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। जितना छोटा चेन यहाँ पर लगा है उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। अगर ये चेन अगर लंबी कर दो 10 कार्बन की, 20 कार्बन की, तो नॉन पोलर कैरेक्टर, ये चेन तो नॉन पोलर होता है, कार्बन चेन जो होती है, तो नॉन पोलर जो कैरेक्टर होगा मॉलिक्यूल का वो डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है ना वो इंक्रीज होनी शुरू, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इस जो शुरू के मेंबर होते हैं वो तो थोड़े बहुत डिजॉल्व हो भी जाते हैं, लेकिन नीचे वाले जो मेंबर आते हैं ना इसके वो तो बिल्कुल ही डिजॉल्व नहीं हो रहे होते, क्योंकि उनमें नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन चेन। बस समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ठीक है, देखो रट तो सकते हैं बट समझना चाहिए इसको। तीनों पॉइंट समझ में आएंगे ना आपको? फिजिकल प्रॉपर्टी एमसीक्यूज में आती है जैसी, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूजेस ऑफ ईथर्स की तरफ आते हैं। ईथर के इस्तेमाल, ईथर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ईथर के 2 इस्तेमालात यहाँ पर बुक में मेंशन है, वही 2 मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हमने पढ़ा है, ईथर आर यूज्ड टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट HSP है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं तो एरो के ऊपर लिखते हैं ड्राई ईथर, एनहाइड्रस ईथर, तो वो एज अ इनहिबिटर यूज़ किया जाता है उसके अंदर रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, याद है? तो वो ईथर का इस्तेमाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने में है, जिसका टेस्ट है आज। ठीक है, तो आपको पता होगा 100%। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX होता है, ये भी पता होगा, बहुत कुछ पता होगा इसके बारे में।
इट इज़ यूज्ड एज जर्नल एनेस्थीसिया। दूसरा इस्तेमाल क्या है बेटा, इसको जर्नल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थीसिया किसे कहा जाता है, व्हाट इज एनेस्थीसिया, बेहोश कर देने वाली चीज़। कोई भी चीज़ जो इंसान को बेहोश कर दे उसको एनेस्थीसिया कहा जाता है, ठीक है। अब एनेस्थीसिया, दो तरह के एनेस्थीसिया हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है लोकल एनेस्थीसिया और एक हमारे पास कहलाता है जर्नल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया किसे कहते हैं, जो किसी बॉडी के किसी एक पार्ट को सुन कर देता है, नम कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं अक्सर, उसमें डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं आपके टीथ के पोर्शन को, जो है ना वो टीथ के माउथ का जो पोर्शन होता है, बकल कैविटी आपकी, उसको नम कर देते हैं डेंटिस्ट। हाथ पाँव सब मूव कर रहा होता है, ठीक है, और आप होशो हवास में भी होते हैं, लेकिन आपके जो मुंह होता है वो सुन हो जाता है। डेंटिस्ट करते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए। लेकिन जो अब हम बात करते हैं, जब जर्नल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, तो जर्नल एनेस्थीसिया क्या करते हैं, इंसान की पूरी बॉडी पैरालाइज करता है, मतलब इंसान को सर से लेकर पाँव तक बेहोश कर देता है, इंसान अब होश में नहीं रहता है, उसको कहते हैं जर्नल एनेस्थीसिया। तो उसके लिए हम लोग डाई इथाइल ईथर, एक ईथर होता है हमारे पास, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं, एक लिक्विड होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है इंसान की बॉडी में। तो स्पाइनल कॉर्ड पर वो इंजेक्शन लगता है इंसान के, तो उससे क्या होता है, वो इंसान 10 से 15 सेकंड में बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो अक्सर डॉक्टर ने देखा होगा सिरिंज यूज़ करते हैं ना वो बेहोश करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें ईथर ही यूज़ किया जाता है। तो घर पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, हॉस्पिटल्स में पूरी दुनिया में बहुत इस्तेमाल है इसका। जो डॉक्टर्स बनेंगे वो देखेंगे इस चीज़ को, एनेस्थीसिया जब यूज़ करेंगे। तो बात समझ में आ गई। तो ये दो इस्तेमालात इसके आप याद रखना है बच्चों आपको। पहला तो ये कि गिरिग्नार्ड रीजेंट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जर्नल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जर्नल एनेस्थीसिया याद रखिएगा, लोकल एनेस्थीसिया अलग चीज़ होती है, वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो भी पढ़ेंगे आगे। बाकी और भी यूजेस होंगे, बट हमारे बुक में 2 यूजेस हैं, जस्ट ये 2 यूजेस आपको याद रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को बनाया किस तरह से जाता है, हाउ टू प्रिपेयर ईथर्स। तो ईथर्स को हम 2 तरह से हम ईथर्स को बना सकते हैं। देयर आर 2 वेज टू प्रोड्यूस ईथर, दे आर ऑल्सो वेरी ईजी। और पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस इथेनॉल अल्कोहल। अल्कोहल की, अच्छा, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ऐसे भी जब कहा जाता है कि इंसान को डिहाइड्रेशन होती है तो पानी की कमी हो रही है ना, कहा जाता है ना डिहाइड्रेशन हो गई है, फलाना बंदे को पानी की कमी हो गई है, पानी उसकी बॉडी से रिमूव हो गया है। तो किसी मॉलिक्यूल से भी पानी रिमूव हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन, वो अलग चीज़ होती है, वो हाइड्रोजन की रिमूवल है। तो बड़ा एक जैसा वर्ड लगता है ना, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अच्छा, अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो फिर वो हाइड्रोलिसिस। अगर वाटर ऐड कर रहे हो किसी चीज़ पर तो हाइड्रोलिसिस है, रिमूव कर रहे हो तो डिहाइड्रेशन, ऐसी है ना भाई। तो डिहाइड्रेशन करनी है मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर करनी है, किसकी, एक्सेस अल्कोहल की। अल्कोहल क्या होता है हमारे पास, ये तो आप जानते हैं, दिस इज ROH। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है, ई से एक्सेस है। देखो, एक तो ए वाला एक्सेस होता है, रसाई हासिल करना, एक्सेस डिनाइड, मतलब रसाई आपको हासिल नहीं है, ठीक है, पहुंच जिसको हम कहते हैं, एक्सेस ए वाला। और एक ई वाला एक्सेस होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। ये जो एक्सेस होता है इसका मतलब होता है ज़्यादा, है ना। इस ई वाला जो एक्सेस होता है इंग्लिश में उसको कहते हैं ज़्यादा अल्कोहल की, एक्सेस अल्कोहल की। देखो, अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं होता ना, अगर हम सिर्फ नॉर्मल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास अल्कीन बनता, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। याद आ रहा है कुछ, इथेनॉल जो होता है C2H5OH, इसमें से H2O रिमूव करो, क्या बनेगा, C2H4 बनेगा। तो ये तो इथीन की प्रिपरेशन के लिए सर है, इसलिए यहाँ पर एक्सेस लिखना पड़ेगा। एक्सेस का क्या मतलब होता है, ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा मतलब 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल, सही है ना। जब हम वहाँ पर यूज़ करते तो 1 मोल यूज़ करते थे चैप्टर 5 में, यहाँ चैप्टर 7 में हम 2 मोल्स यूज़ करेंगे। 2 मोल्स हमारा 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। पहला मॉलिक्यूल C2H5OH, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, मैं जैसे डाई इथाइल ईथर बनाने वाला हूँ तो मैंने एक C2H5OH ले लिया, ठीक है, पहला, और दूसरा भी मैंने C2H5OH मैंने ले लिया। दोनों, एक मोल ये रहा, दूसरा मोल ये रहा। अच्छा, इसको मैंने रिवर्स में लिख दिया, ये C2H5OH ही है ये भी। अब आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स लाइक अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ये क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा। वाटर कैसे रिमूव करेगा, एक मॉलिक्यूल से OH रिमूव होगा और एक से H रिमूव होगा, ये पूरा वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो, H2O रिमूव हो गया यहाँ से। अब बाकी मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, C2H5 और C2H5, ये आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बन गया डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये एक्सेस इथेनॉल या एक्सेस अल्कोहल के जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो ईथर मिलता है।
1 मोल लेंगे तो इथीन मिलेगा, मतलब अल्कीन मिलेगा, 2 मोल लेंगे तो ईथर मिल जाएगा। अब ईथर आप बोलोगे सर हमें तो डाई मिथाइल ईथर बनाना है, तो दोनों तरफ मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल यूज़ कर लो, है ना भाई। लेकिन इसमें आपको पता है सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर मिल सकता है हमें, सिंपल ईथर, मिक्स नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर 2 मोल किसी एक ही उसका यूज़ करेंगे ना, किसी एक अल्कोहल का, तो दोनों मोल, तो साइड से बात, उस सूरत में हमें यहाँ पर मिक्स ईथर नहीं मिलेंगे, सिर्फ सिंपल ईथर मिलेंगे। क्योंकि अगर 2 मोल मिथानॉल के लेंगे या 2 मोल इथानॉल का लेंगे, 2 मोल प्रोपानॉल को लेंगे, तो दोनों तरफ रेडिकल सेम ही आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मिक्स ईथर, ये वाला ईथर मिक्स ईथर क्यों नहीं बनेगा इससे, ये वाला कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2 मोल यूज़ करेंगे। नहीं भी समझ में आया तो बस ठीक है, चलेगा। सेकंड है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, दूसरा तरीका, ये केन विलियमसन नहीं है, ठीक है। तो केन विलियमसन जो है वो ही वॉज द प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, तो जो कैप्टन थे न्यूजीलैंड के, तो विलियमसन अलग है। ये विलियमसन एक साइंटिस्ट है। जैसे कल मैंने डाउ प्रोसेस बताया था, तो वो डाउ सर हजेस डाउ नहीं है जिन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज बनाया था। तो एक अंग्रेज़ों में जाहिर सी बात है, जिस तरह मुसलमानों में होता है एक नाम 10 लोगों के होता है, तो इसमें भी होता है, अंग्रेज़ों में होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस वो एक ही बंदे का नाम है? ऐसा तो नहीं है, विलियमसन बहुत से लोगों का नाम हो सकता है। तो ये विलियमसन एक साइंटिस्ट था। केन विलियमसन अभी का, ये तो पता नहीं 100-150 साल पुराना होगा। ये जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट पुराने होते हैं सारे। तो विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन का तरीका, इसी को विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं, ईथर बनाने का तरीका। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग एसएन रिएक्शन, ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, नथिंग न्यू, ठीक है, एसएन रिएक्शन। और चैप्टर क्लोज हो जाएगा पढ़ी हुई चीज़ें पढ़ते पढ़ते। अगला चैप्टर भी ऐसा ही आएगा जिसमें सब कुछ पढ़ा हुआ ही होगा। अब सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं इसके अंदर हम, ऑर्गेनिक के अंदर, और कुछ नहीं कर रहे। पढ़ लिया जितना पढ़ना था सेकेंडरी में, अब रिपीट करते रहो बस चीज़ों को, ठीक है। तो यही तो मज़ा है सेकेंडरी केमिस्ट्री का, कि शुरू में थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जतन कर लो, उसके बाद मसला नहीं है। विलियमसन सिंथेसिस एसएन रिएक्शन के थ्रू करेंगे। एसएन रिएक्शन पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आज आने वाला है टेस्ट में, ठीक है, आने वाला है ना, ये रिएक्शन लिखा हुआ, ये किया होगा आप लोगों ने, ठीक है, ओके। और जो शक्ल से अजीब सा मुंह बना के देख रहे, ये क्या बोल रहे हैं सर, तो उसका मतलब टेस्ट में बहुत गलत होने वाला है, ठीक है। तो बेहतर है कि अभी देख लो उसको क्या चीज़ होती है ये। तो एसएन रिएक्शन किसे कहा जाता है? एसएन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हैलोजन को हटाकर जो है ना वो कार्बोकेटाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है, 2 मैकेनिज्म से होता है, SN1 और SN2, काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा उसको। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा, एक एसएन रिएक्शन ही होता है। यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे हमने इथाइल क्लोराइड यूज़ कर लिया, क्लोरोइथेन, ये हमारे एक अल्काइल हैलाइड है, और एक हमें जो है वो रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा जो न्यूक्लियोफाइल निकालेगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया C2H5ONA, इसको बोलता है सोडियम इथॉक्साइड, यही होता है सोडियम इथॉक्साइड। तो अब आपको पता है ये तो होता है Cl पर माइनस चार्ज होता है, C2H5 पर प्लस आ जाता है, ठीक है। और C2H5ONA को कैसे ब्रेक करता है, Na पर प्लस होता है और ये पूरा C2H5 ऊपर माइनस आ जाता है, इथॉक्साइड है ना ये। अब हुआ क्या, सिंपल सी बात है कि जो C2H5O है ये इससे जुड़ जाएगा, और Cl माइनस किसके साथ निकल जाएगा, Na के साथ निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5 और C2H5 बन गया, ये था डाईथाइल ईथर बनाया था, लिखा हुआ रिएक्शन ये, और साथ में NaCl। हमने वहाँ बताया नहीं था कि ये विलियमसन सिंथेसिस, अभी बस ये नाम बता दे रहा हूँ कि विलियमसन सिंथेसिस, कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से करा दिया जाए। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज करते रहना है तो आप यहाँ रेडिकल चेंज कर दो, यहाँ रेडिकल चेंज कर दो, आप अलग अलग ईथर्स बना सकते हैं, है ना भाई, जो मर्जी। यहाँ पर सिंपल ईथर भी बन सकता है, मिक्स ईथर भी बन सकता है, आप रेडिकल जो भी लगा लो, क्लियर है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। क्या अल्काइल हैलाइड के हैलोजन को क्या एक न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट कर रहा है? बिल्कुल। इस वक्त अच्छा ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरूरत नहीं है इस सवाल में SN1 हो रहा होगा कि SN2 हो रहा होगा, इसके अंदर ऐसे ही बताइए 5-10 सेकंड सोचकर कि SN1 हो रहा होगा कि SN2 हो रहा होगा। अगर मैं जज कर लूँगा आपका टेस्ट कैसा जाएगा। SN2 है, वेल डन, ठीक है। SN2 हो रहा होगा चूंकि ये प्राइमरी हमारे पास अल्काइल हैलाइड मौजूद है, ऐसे एक ही स्टेप में हो जाएगा ये, चूंकि सिंगल C2H5 लगा हुआ है ना, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉसिबल होगा। टर्शरी तो बन नहीं सकता ये कि 1 डिग्री हो जाए, टर्शरी में कम से कम 4 कार्बन तो होने चाहिए, टर्शरी ब्यूटाइल एटलीस्ट, ऐसे ही है ना भाई। चलो सही हो गया, ये सब चीज़ें चैप्टर 7 की हैं जो बात बता रहा हूँ अभी मैं आपको। बस समझने को मसला यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर का रिएक्शन देख लेते हैं, और सबसे मज़े की बात ये ईथर के बारे में एक ही रिएक्शन है, ईथर्स आर लेस रिएक्टिव। अच्छा, अगर कभी रिएक्शन कम दिया गया ना किसी बुक के अंदर, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि बुक वालों ने यहाँ पर एहसान किया कम रिएक्शन देकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रिएक्शन करता ही नहीं था ज़्यादा, दैट्स वाई रिएक्शन कम है।
अल्केन्स की रिएक्शन एक ही रिएक्शन था अल्केन का, सब्स्टिट्यूशन। क्यों था? चूंकि वो रिएक्शन करते ही नहीं था, सैचुरेटेड था, स्टेबल था। अल्कीन अल्काइन का कितना सारा रिएक्शन था, चूंकि वन स्टेबल था, वो अनसैचुरेटेड था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, तो बहुत सारे रिएक्शन करता था। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके ऊपर, ये आपके दिमाग को सोचते हुए नहीं करते हैं आपको केमिस्ट्री पसंद है कि नहीं है, वो इसलिए डालते हैं कि रिएक्शन कर रहा है तो ज़्यादा होगा, नहीं कर रहा है तो कम रिएक्शन आएंगे, सिंपल सी बात है। तो रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, ईथर्स आर लेस रिएक्टिव, ईथर्स लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ROR, अगर मैं लिखता हूं यहां पर ईथर का स्ट्रक्चर बनाता हूं ROR। अब यहां पर आप चेक करें, यहां पर जो रिएक्टिव पार्ट है इसका वो ऑक्सीजन है, जो मोर रिएक्टिव पार्ट है, ऑक्सीजन रिएक्टिव पार्ट है। लेकिन एक मसला ये है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं, बल्कि ग्रुप्स होते हैं अल्काइल ग्रुप्स, और बल्कि ग्रुप्स स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, एक रुकावट, एक ऑब्स्टेकल, एक हिंड्रेंस पैदा करते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए। तो ना तो कोई स्पीशी यहाँ पे लेफ्ट से अटैक कर सकता है, ना तो राइट से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ बॉडीगार्ड बन के राइट और लेफ्ट हैंड पे इसके बैठे हुए, बॉडीगार्ड की तरह है ना ये इसके। दैट्स वाई क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस के ज़्यादा होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने की वजह से ये हमारे पास लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे, एक ही रिएक्शन करते हैं जैसे, बस वो एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ये नहीं कि मैं एक अलग बुक में भी एक ही रिएक्शन लिखा होगा, दैट्स वाई एक ही रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन फिनॉल में मैंने कितने सारे रिएक्शन कल मुश्किल कराए थे, चूंकि वो सब थे बुक के अंदर, वो सब करता था वो, मैं क्यों छुपाता आपसे कि नहीं ये रिएक्शन नहीं करो, एक ही करो सिर्फ, चूंकि इसलिए कि वो करता ही रिएक्शन ज़्यादा, पेपर में पूछा जा सकता है उससे, कुछ भी आ सकता है उससे, सिंपल सी बात है ना यार। मैं बोलो नहीं यार मुश्किल है, उसको छुपा लो यार, ये करा लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि चीज़ों में क्या है, चूँकि न्यू बुक है, रिस्क नहीं ले सकते आप इसके अंदर ना, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन विथ HCl, एक रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बस ये रिएक्शन एक डिटेल में समझ लें इसको। ये हमने लिया ईथर, जनरल रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो C2H5 लगा लो, मसला नहीं है, सही है। ROR ईथर है ये, ठीक है। ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं इसमें, रिएक्शन कर HCl के साथ, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है HCl के अंदर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? Cl होता है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना भाई। अब हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव आ गया तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन ने खींच लिया, ऐसा ही हुआ है शेयर्ड पेयर में। अब हाइड्रोजन के पास मान लो कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव आएगा, मैं आपको इसको समझा देता हूँ दोबारा से, शायद किसी की बॉन्डिंग अगर वीक है तो वो मसला करेगा ये कॉन्सेप्ट। देखो ये रहा H और ये रहा Cl, इसको दोबारा से समझो, ये रहा H, ये रहा Cl, ठीक है। ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है, और ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि हैलोजन है 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में होते हैं। अब इस वक्त दोनों स्टेबल नहीं है, दोनों को, चूंकि ना हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट है, ना ही क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके। ऐसे ही होता है। कैसे करेगा? चूंकि दोनों नॉन मेटल है तो शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे ही होता है ना भाई, तो शेयरिंग हो जाएगी। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, चलो उन्होंने शेयरिंग कर ली, तो होना क्या चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होना चाहिए था, म्यूचुअली शेयर होना चाहिए, ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कितनी होती है क्लोरीन की? 3.5। अब क्या होगा? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा ना अपनी तरफ। अब ये दोनों ही सिर्फ अपने नहीं, अपने के साथ साथ हाइड्रोजन के शेयर्ड पेयर को भी अपने से करीब कर लेगा। तो एक इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, उसने अपना तो खींचा ही खींचा, साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने। इसी को कहते हैं ना भाई हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। दैट्स वाई क्या होता है, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ चुका है तो नेगेटिव पार्शियली लगाते हैं, डेल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। डेल्टा का सिंबल जो हमारे पास यहाँ पर पार्शियली के लिए होता है ना, इसीलिए लगाते हैं। पार्शियली से लगा रहे कि हाइड्रोजन का अभी भी 5% 10% तक ये इसके पास है, पूरी तरह से तो नहीं किया ना, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है।
समझ में आ गई बात? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ना होने के बराबर है, बराए नाम हाइड्रोजन है, बराए नाम। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा चाहिए। अब वो कहां से लेगा? अब लोन पेयर लेगा ना भैया। क्या ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी? अब डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है? तो अब कोई भी दोनों में से कोई भी पेयर ऑक्सीजन क्या करेगा? ईथर का इसको दे देगा वन साइडेड शेयरिंग करके, ठीक है? तो ये जैसे कि इस हाइड्रोजन को इसने दे दिया। अब जब ये इसको मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा, जरूरत ही नहीं ना अब उसको इलेक्ट्रॉन की, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इससे वसूल करके यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑक्सीजन हमारे पास डोनर हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास एक्सेप्टर हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड एरो से शो हो रहा है, जिससे पता लग रहा है कि ये बॉन्ड हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा ही है। और लार्ज ब्रैकेट में इसमें फिर हम पूरा प्लस चार्ज जिसमें यहाँ पर हम लगा देंगे ओवरऑल, तो ये हमारे कैटाइन जनरेट हो गया। और Cl पर अब क्या पूरा टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लिया, क्योंकि इसने जब बॉन्ड तोड़ दिया तब तो हाइड्रोजन की इन्फ्लुएंस आई नहीं, तो उसने इलेक्ट्रॉन पूरा अपने पास करीब कर लिया, तो नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोराइड आयन बन गया एनाइन ये, और कैटाइन और एनाइन ये आपस में मिल सकते हैं, मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी कैटाइन एनाइन मिलता है आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और ये क्या दोनों आपस में मिल जाएंगे और एक सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट को कहा जाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। ईथर्स के जो सॉल्ट होता है ना उनको ऑक्सोनियम सॉल्ट कहा जाता है, जो इस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर ईथर एक तरह से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? क्या एक बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं, बेस के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। कैसा बेस बेटा? लेविस बेस। क्या ईथर्स लेविस बेसेस होते हैं? व्हाट आर द लेविस बेसेस? लोन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई ईथर्स असल में लेविस बेसेस होते हैं यहाँ पर, तभी तो सॉल्ट बना रहे हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सोनियम सॉल्ट जो ईथर का सॉल्ट होता है। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही रिएक्शन करता है और कोई रिएक्शन नहीं है, बस ये वाला रिएक्शन होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन। क्लियर?